बच्चों, तो कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था संडे को। उसका वजह ये था, सब कुछ ठीक चल रहा था और एंड वक्त पे जब लोग शूटिंग शुरू किए तो कैमरा जो है वो उसका चार्जिंग पॉइंट लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो शूटिंग नहीं हो पाई। इसलिए आपको जो मैसेज भी दिया गया तो आप देखे होंगे वीडियो के फॉर्म में नहीं दिया जा सका। कोई बात नहीं, ऐसी टेक्निकली चीजें होती हैं, गड़बड़ी होती है। चलो, तो हम लोग संडे के लिए प्लान क्या किए थे कि हम लोगों ने एक मिसलेनियस डीबीपी दिया था आपको, जिसको आप डीबीपी 4 बोल सकते हो, और साथ ही साथ उसमें एचसीवी के क्वेश्चंस दिए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमको करना है। ऐसे उसमें तो 1.5 साल आलतू इधर उधर का ही क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को करना, इतना क्वेश्चन लोग कर रहे हैं कि मैंने जो रेलिवेंट क्वेश्चन समझा उसको मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, इसके अलावे मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व करने का, दोनों चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का भी और गॉस लॉ का भी। आई थिंक वो भी आपने किया, टाइम मिल गया तो आपने किया भी होगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी करेंगे, और इसलिए होमवर्क की मात्रा जो है, अमाउंट, वो बहुत ज्यादा है, तो आप जल्दी जल्दी इसको फिनिश करो। और जो पीछे के वीडियो देख रहे हो अभी, वो जल्दी से कैचअप करो, ताकि हम लोग जो है ये न्यू चैप्टर जो कि अपना कैपेसिटर है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, वो जो टाइम मैंने आपको बताया, वेडनेसडे शायद बताया था आपको, वेडनेसडे से शुरू कैपेसिटर में करूंगा। बीच में ये 2 दिन में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अन्यथा अगर बचेगा तो एक अल्टरनेट में कैपेसिटर करके दूसरे में वो क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके लिए आप रिलैक्स रहिए। तो देखिए, पिछले दिन जो क्वेश्चंस दिए गए, तो शुरू के तो 3 क्वेश्चन बहुत आसान है, वो जानबूझ के मैंने डायपोल के ऊपर दे दिया था थोड़ा। डायपोल से बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, और 1-2 है तो वो आपको एक जो असाइनमेंट आपको अपलोड किया जाएगा उसमें दिया हुआ है। इन सब के अलावे आपको प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट भी अपलोड किया जाएगा, और वो असाइनमेंट में और भी जो क्वेश्चंस जो और अच्छे बचे हुए हैं उनको एक जगह जमा करके मैं आपको दे दूंगा, ताकि उसको आप प्रैक्टिस करते रहे, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्म में ही रहता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड विथ एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। सिंपल है भाई, अगर डायपोल फील्ड के अलोंग रहेगा तो टॉर्क तो लगेगा नहीं, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 0, तो साइन 0 0, और फोर्स तो तुम जानते हो यूनिफॉर्म फील्ड में लगना नहीं है, तो ना फोर्स लगेगा ना टॉर्क लगेगा। आंसर हो गया 1 का, आंसर हो गया आपका 4th, नाइदर टॉर्क नॉट फोर्स। ठीक है, नंबर 2 में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड एट सम एंगल। ओके, कुछ एंगल बना रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा है तो इसका मतलब टॉर्क लगेगा, है ना। कुछ एंगल, इंक्लाइंड बोल रहा है, कुछ एंगल बना रहा है तो कुछ टॉर्क लगेगा, लेकिन फोर्स नहीं लगेगा। टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स क्या होगा, 0। 3 में देखते हैं, तो इसका कौन सा आंसर 2 का हो गया, 2 का 2। चलो, टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं। फिर कह रहा है कि उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिए तो क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स तो सर्टेनली लगेगा। टॉर्क के बारे में हम लोग बोल सकते हैं लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि लग भी सकता है, नहीं लग सकता, लेकिन एक चॉइस है जिसमें लिखा होगा कि लगेगा। तो ठीक है भाई, हम उसी को आंसर कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, 3 का 3। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आसान क्वेश्चन था। अब ये देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप क्या करना है इसमें आपका ये एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टोटल 3 चार्जेस दिए गए हैं। अब ये जो 3 चार्ज दिए गए हैं, कौन कौन से, ए, बी और सी, 3 पॉइंट पे चार्ज रखे गए। ए पे जो चार्ज रखा गया है वो है Q/3, बी पे भी चार्ज रखा गया है Q/3, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और सी पे जो रखा गया बच्चों वो -2Q/3 चार्ज रखा गया। इसमें तुम्हें ना एंगल वगैरह डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखो कैसे कैसे एंगल डिसाइड होगा। CAB एंगल, CAB
ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, दिस इज गिवन 60 डिग्री ये एंगल आपका गिवन है। तो 60 डिग्री ये एंगल आपका गिवन है, तो यहां पे बाकी जो है, तो अगर ये 60 डिग्री आपका गिवन है और ये देखो ये R, ये भी R, और अगर ये दोनों R है और ये 60 है तो सर्टेनली ये भी 60 होगा, और अगर ये 60 ये 60 तो तीसरा जो एंगल बच रहा है वो भी आपका 60 ही होगा। तो बच्चों इस तरीके से तीनों ही 60 हो गए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये भी समझ लो कि C से A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई R, C से A तक की डिस्टेंस क्या हो गई R। चलो और भी कुछ करते हैं यहां पे। अब देखते हैं कि इस एंगल को हम लोग कैसे 30 प्रूव कर लिए। देखो अगर ये 60 है बच्चों, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये कितना होगा 120, और अगर ये 120 होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये 120 होगा और ये R है, देखो यहां से यहां ये R है, ये R है, तो इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल सेम होंगे और तीनों एंगल का सम 180। तो अगर ये 120 है तो निश्चित तौर पे ये 30 होगा, ताकि सबको ऐड करके कितना आ जाए 180। तो ये 30 30 120, तो टोटल हो गया आपका कितना 180। तो दोस्तों ये R हो गया, ये R हो गया, और ये क्या हो गया आपका X। ओके चलो, तो अब इस X को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक साइन लॉ मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है साइन लॉ में, आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो कोई एंगल साइन 30 और सामने वाला साइड, देखो ये साइड कितना है R, तो साइन 30 अपॉन R इक्वल्स टू कोई भी दूसरा एंगल लो, जैसे ये हो गया 120, तो साइन 120 और सामने वाला साइड कौन है X, तो साइन 120 अपॉन X, तो साइन 30 बाई R मस्ट बी इक्वल टू साइन 120 बाई X। ये साइन लॉ से हमको पता है। तो साइन 30 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और साइन 120 की जगह लिख सकते हैं √3/2। तो यहां से x भी हमको कैलकुलेट होके आ गया r√3। तो देखो अभी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, पहले हमने जो जो चीजें हैं, एंगल है, डिस्टेंस है, सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। एक बार फिर मैं रिकैप कर देता हूं क्या क्या हमने कैलकुलेट कर लिया। इस x को कैलकुलेट कर लिया, ये सारे एंगल पता चल गए। अब ये एंगल देखो, ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया, नहीं ये 60 ये 30, तो कितना हो गया 90। C से A तक का डिस्टेंस भी पता चल गया अपने को R, और X पता चल गया r√3। अब देखते हैं चॉइस। सबसे पहला ए चॉइस में फील्ड की बात की जा रही है। तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट है, देखो ये R ये R, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये पॉजिटिव, तो इसके फील्ड को इसका फील्ड कैंसिल कर देगा, तो इसका तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो किसका इफेक्ट आएगा, सिर्फ बच्चों सिर्फ आएगा आपका -2q/3 का। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे फील्ड पैदा करेगा, और वो फील्ड पैदा करेगा किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि सिर्फ अगर इसी का फील्ड अगर देखोगे तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से वहां पे फील्ड प्रोड्यूस होगा। और वो कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो तुम जानते हो कोई भी पॉइंट चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है q/4πε0r²। तो q की जगह 2/3 लिखोगे, और नीचे में क्या है 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 12, तो 2q/12πε0r²। और बच्चों जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। किधर होगा आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं, यहां देखते हैं मेरे पास पीडीएफ फाइल है। तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है, क्योंकि उसमें q/8πε दिया है, रॉन्ग हो गया, तो ए रॉन्ग है। 2 देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, ये भी रॉन्ग होगा, 0 नहीं होगा, नॉन जीरो। कहोगे कैसे आप बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हैं। जस्ट सोचो बच्चे, अगर 3 चार्ज है तो यहां पे टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, तुमको मैंने बता रखा है फॉर्मूला। तो टोटल 3 पेयर बनेंगे, एक इसका पेयर बनेगा, एक इसका पेयर, और एक इसका पेयर।
तुम क्लियर देख सकते हो कि इन दोनों के पेयर से पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं Q1 इंटू Q2, और जहां Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो दो पेयर का नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रहा है, और उसमें से भी ये चार्ज भी ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे ये सब कैंसिल होके जीरो होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बिना कैलकुलेशन अपना टाइम सेव करूंगा और डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नॉन जीरो होगी। तो इसका मतलब है, ये तो सब करेक्ट आंसर मैंने लिखा है, तो इस हिसाब से ए हो गया रॉन्ग क्योंकि ए में ये नहीं दिया हुआ है, बी भी हो गया आपका रॉन्ग क्योंकि बी में ये दिया हुआ नहीं है। चलो सी देखते हैं। सी में कहता है बच्चों कि बी और सी के बीच फोर्स जो लग रहा है, तो एक काम करते हैं, बी और सी के बीच फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब जब फोर्स का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो तो फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज को बिना साइन के रखेंगे। तो यहां पे देखो Q/3, तो लिख दिया हमने Q/3, और यहाँ पे चार्ज कितना है 2Q/3, तो यहां देखो लिख दिया हमने 2Q/3, तो Q/3 इंटू 2Q/3 डिवाइडेड बाई 4πε0, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x, तो x की जगह हमने लिख लिया r√3 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट होके आ गया। इसका मतलब ये राइट आंसर हो गया, C इज द राइट आंसर। ओके, तो C अपना ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद D में कहता है पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो भैया ऐसा है कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे तो वो सेंटर पे जीरो होगा, गारंटी है। कैसे? तो सिर्फ पोटेंशियल की बात करोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों चार्जेस की वजह से यहां पोटेंशियल निकालो, तो देख सकते हो तुम कि तीनों का जब हम पोटेंशियल लिखे तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है KQ/R, तो Q/3, तो देखो KQ/3R, इसका भी KQ/3R, और जब इसकी बात करेंगे तो यह इसकी भी दूरी यहां से R ही है O से, तो O पे ये कितना पोटेंशियल पैदा करेगा -2KQ/3R। जब ये कैंसिल हुआ तो पोटेंशियल कितना आ गया 0, तो इसका मतलब डी भी रॉन्ग है क्योंकि डी में कुछ अलग पोटेंशियल यानी नॉन जीरो पोटेंशियल दे रहा है। तो आई होप, देखो अब जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और आपके हर एक चीज को चेक कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने से आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि लगभग पूरे चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि देखो यहां पे दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये दोनों स्फीयर कंडक्टिंग है और इनिशियली एक के ऊपर 4 स्मॉल क्यू चार्ज है, दूसरे पे -2 स्मॉल क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x, और बोल रहा है कि इनिशियली दे एक्सर्टेड F फोर्स ऑन ईच अदर। अब तुमको तो पता है ना कि बाहरी पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, तो आप तो ऐसे समझो कि एक पॉइंट चार्ज यहां पे, एक पॉइंट चार्ज यहां पे, तो इनके बीच जो फोर्स लगा वो लगा K इंटू 4 इंटू 2। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते समय चार्ज का साइन नहीं रखते, बार बार मैं बोलता हूं आपको ये बात। तो 4Q इंटू 2Q आपका हो गया 8Q स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया x, तो F इक्वल टू K इंटू 8Q स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ गया पहले। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन दोनों को टच करवाया गया एंड दे बोथ आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो जब इनको एक दूसरे के टच में लाया गया बच्चों, इन दोनों को एक दूसरे के टच में लाया गया, तो यू कैन सी कि इसके ऊपर +4Q है, इसके ऊपर -2Q है ना। तो जब दोनों को टच में लाओगे तो इसके +4Q में -2Q इसका न्यूट्रलाइज करेगा, तो नेट चार्ज कितना बचेगा 2Q। अब वो 2Q दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और दोनों का साइज है आइडेंटिकल, तो बहुत कॉमन आप IQ लगा सकते हो कि +4Q -2Q में 2Q बचा और वो QQ दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो। तो फाइनली दोनों पे Q चार्ज रह गया और डिस्टेंस दोनों के बीच वही क्वेश्चन में लिखा हुआ मेंटेन हो रहा है।
तो अब मान लेते हैं फोर्स कितना लग रहा है F डैश। तो इस नए फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो कितना सिंपल है बच्चों, F डैश इज इक्वल टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई, सॉरी स्क्वायर होगा ना नीचे में डिस्टेंस का, एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाले फोर्स से ये नीचे वाला फोर्स 8 टाइम्स लेसर है। तो F डैश जो होगा वो आ जाएगा आपका F अपॉन 8। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे एक दो चीज और भी समझेंगे। यहां पे देखो दो कंसेंट्रिक आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग है और दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड है, मतलब ये टच नहीं कर रहा है, इसका सरफेस पे टच नहीं कर रहा है, बीच में हवा मान लो। ठीक है, अब ये एक स्फीयर है हॉलो स्फीयर, ये भी एक हॉलो स्फीयर है। बाहर वाले पे आपने चार्ज कितना दिया है Q, अंदर वाले पे चार्ज कितना दिया है स्मॉल q। अंदर वाले का रेडियस कितना है स्मॉल r और बाहर वाले का रेडियस कितना है कैपिटल R। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो बच्चों बहुत मुश्किल तो है नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों के बीच में कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात की जा रही है बच्चों तो सीधी सी बात है V1 कितना होगा। तो पहले यहां का पोटेंशियल कितना होगा, 1 का पोटेंशियल कितना होगा। तो 1 का पोटेंशियल कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 का पोटेंशियल देखो, पॉइंट नंबर 1 जो होगा, एक तो ये अंदर वाले सरफेस का पॉइंट है। तो किसी भी सरफेस पे उस स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पता है ना पॉइंट चार्ज की तरह। अब फिर यहां पे इस बाहर वाले की वजह से भी होगा। तो तुमको बताया गया है कि किसी स्फीयर के अंदर, अगर वो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस पे अपनी वजह से होता है। तो इसकी अपनी वजह से अपने सरफेस पे होगा कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, जो यहां पोटेंशियल होगा उतना ही यहां भी पैदा करेगा। तो ये देखो बाहर वाले की वजह से है, ध्यान देना यहाँ कैपिटल Q है और रेडियस भी लिया गया है कैपिटल R। वजह क्या है, जो पोटेंशियल ये अपना चार्ज यहां प्रोड्यूस करेगा वही इनर पॉइंट पे भी प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज V1 जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें, यहां पे कितना पोटेंशियल होगा। तो पॉइंट नंबर 2 देखो, अंदर वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड का पॉइंट है, अंदर वाले स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है आउटसाइड का। तो ऑटोमेटिकली यहां पे जो पोटेंशियल होगा आपका, यहां पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो होगा बाहरी पॉइंट के लिए कितना होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। सिंपल सी बात है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। कैपिटल R क्यों लिए, क्योंकि इसके लिए अगर ये बाहरी पॉइंट है, आउटसाइड का पॉइंट है, तो डिस्टेंस तो यहां सेंटर से मेजर करोगे। तो डिस्टेंस अगर सेंटर से मेजर करोगे तो कितना लोगे R लोगे। तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। और दूसरा कि ये इसके सरफेस का ही पॉइंट है ना। तो ये इसके ये V2 इसके सरफेस का पॉइंट है, तो इसके सरफेस के पॉइंट में से यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल Q, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा वहां पे कैपिटल Q। तो देखो नंबर 2 पे कैसे कैसे पोटेंशियल आया, एक इसके लिए आउटसाइड का पॉइंट है तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, एक इसके खुद की वजह से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, उसका सरफेस का पॉइंट है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो तुम देखोगे ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचा दिस माइनस दिस। तो देखो आपका ये आंसर आ रहा है, क्लियर है ना। ये आंसर आप क्या लिखा गया है स्मॉल q, ये बचा ना, ये बचा। तो आप देख सकते हो कि यहां पे आंसर जो है वो क्या आ रहा है V1 माइनस V2 इक्वल्स टू Q1 बाई R अपॉन Q बाई कैपिटल R। सब उल्टा पुल्टा लिख दिया हमने, Q1 बाई स्मॉल r अपॉन Q बाई कैपिटल R। ये बचेगा ना भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस ये, ठीक है। तो आप एक बात गौर करना कि यहां आउटर वाला चार्ज का जो आपका टर्म है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में जब भी आए तो एक बात समझो कि आउटर वाला का चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस में उसका कोई जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि आउटर वाले की वजह से जितना पोटेंशियल यहां पैदा होगा उतना ही अंदर वाले पे भी होगा। तो जब डिफरेंस की बात आएगी तो ये इसके में भी होगा और ये उसके में भी होगा, तो डिफरेंस में तो ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो जो इनर चार्ज है वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से यहां पोटेंशियल होगा स्मॉल आर के क्यू बाई स्मॉल आर, और इसी की वजह से बाहर में क्या हुआ के क्यू बाई कैपिटल आर। इसका क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि ये जितना पोटेंशियल यहां पैदा करेगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी पैदा कर रहा है सरफेस के, तो इसलिए वो डिफरेंस में तुम देख रहे हो कि ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसको यहां लिख भी सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन, किसके ऊपर? ओनली ऑन चार्ज ऑन इनर स्फीयर। इसको आप अच्छे से याद रखना, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, समझ गए ना? तो जो डिफरेंस है वो अंदर वाले की वजह से ही पैदा होगा। क्लियर है? तो इसको आप लिख लीजिए। तो बच्चों देखो, अब ये डीपीपी में तो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पे दिया है, क्योंकि अभी वो जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी से ये रिलेटेड है। देखो, एक आपका हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r, और एक आपका आउटर स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 2r। अंदर वाले का रेडियस r, आउटर वाले का 2r। इस पे चार्ज हमने q दिया है, आउटर वाले पे 2q इनिशियली। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक वायर लगा दिया, अभी ये वायर ओपन है, तो यहां क्या लिखा हुआ है? फाइंड द चार्जेस ऑन स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो आपको दोनों सरफेस पे चार्ज निकालना है जब आप स्विच को क्या कर देंगे? क्लोज। क्लियर है? तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कहां पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, किधर कितना चार्ज जाएगा, ये पता आपको करना है। ठीक है? तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट आप भी ट्राई कर लो। ठीक है? चलो, कर लिया आपने ट्राई? लिख लिया क्वेश्चन, ट्राई कर लिया आपने? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो बिफोर क्लोजिंग एक काम करो, आप 2 पॉइंट ले लो जैसे कि हमने लिया था, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2। ठीक है ना? 1 का पोटेंशियल, तो 1 का पोटेंशियल कितना होगा? एक तो इसके खुद की वजह से, तो खुद की वजह से कितना होगा? के क्यू, रेडियस कितना है r, आउटर की वजह से तो k इंटू 2q, और इसके लिए बाहर वाले के लिए ये अंदर का पॉइंट है, तो सरफेस वाला पोटेंशियल जो होगा सरफेस में इसका रेडियस लेंगे 2r, तो वही रख दिए यहाँ पे। तो ये v1 इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आ गया 2kq बाई r, क्योंकि 2 कैंसिल, kq बाई r, kq बाई r, 2kq बाई r, ये v1 कैलकुलेट होके आ गया। चलो अब v2 निकालते हैं। v2 देखो, एक तो इसके खुद की वजह से, तो खुद की वजह से कितना है भाई? खुद के लिए वो सरफेस का है और इसके लिए आउटर पॉइंट है, तो अगर अंदर वाले की वजह से देखें तो आउटर पॉइंट है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे और चार्ज इसका लिए, तो हो गया kq बाई 2r। कंफ्यूज मत होना, इसके लिए ये आउट का पॉइंट है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस लोगे 2r, तो हो जाएगा kq बाई 2r, और खुद के लिए वो सरफेस का पॉइंट है, तो k इंटू 2q अपॉन 2r, 2 कैंसिल, kq बाई 2r, kq बाई r, ये हो जाएगा 3kq बाई 2r। अब देखो, ये 2kq बाई r है, ये 3 बाई 2, मतलब 1.5 kq बाई r। तो आप देख सकते हो कि v2 लेसर है v1 से, तो v1 इज ग्रेटर, v2 इज लेसर। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे 1 और 2 को, तो जानते हो चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो स्वाभाविक सी बात है यहां से चार्ज 1 से फ्लो होके कहा जाएगा 2। कब तक? जब तक कि 1 और 2 का चार्ज सेम ना हो जाए, जब तक कि 1 और 2 का चार्ज बोल रहा हूं, जब तक कि 1 और 2 का पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
तो आफ्टर क्लोजिंग डायग्राम बनाते हैं, आफ्टर क्लोजिंग। चलो ये बन गया बाहर वाला, ये बन गया अंदर वाला। जगह कम है इसलिए मैंने छोटा बना दिया। अब मान लो ये तो तुम्हें पता चल गया कि अंदर से कुछ चार्ज बाहर गया, तो मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज गया, तो अंदर कितना बच गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और बाहर कितना हो गया, 2q प्लस क्यू। अंदर से बाहर क्यों गया ये समझ में आया ना, क्योंकि अंदर वाला हाई पोटेंशियल पे है और बाहर वाला लो पोटेंशियल पे है। अब ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2, ओके। लेकिन अब ये देख लो, तो पहले 1 का पोटेंशियल, तो 1 का पोटेंशियल कितना होगा, एक तो खुद की वजह से, खुद के सरफेस के लिए, तो k इंटू कैपिटल माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। बाहर वाले की वजह से k इंटू कितना चार्ज है, 2q माइनस प्लस स्मॉल क्यू बाई 2r, है ना। इसके लिए क्या हो गया, ये अंदर का पॉइंट हो गया, तो जो सरफेस पे इसका पोटेंशियल है वही इनसाइड पोटेंशियल पैदा करेगा, ठीक है। V2 कितना होगा भाई, तो V2 होगा आपका, V2 मतलब यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल एक तो अंदर वाले की वजह से, तो अंदर वाले की वजह से कितना, k स्मॉल q, और इसके लिए बाहरी पॉइंट है तो हो जाएगा आपका 2r से डिवाइड करोगे, और खुद इसकी वजह से, तो बच्चों ये हो जाएगा k 2q प्लस q बाई 2r। अब एक बात गौर करना, यहां पे तुमने वायर कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब है V1 इक्वल्स टू V2, तो V1 इक्वल्स टू V2, तो V1 माइनस V2 अगर करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 0। तो V1 में से V2 घटाओ, तो भाई ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां क्या बचा, तो यहां बचा आपका क्या, K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई R, ठीक है, माइनस K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, है ना, बाई 2r इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, तो अब तुम सीधा यहां से देखो कि तुम यहां से k और r को कॉमन लेके उधर भेज सकते हो, k बाई r कॉमन लेके उधर चला गया। अब ये जगह मेरे को बच नहीं रहा है, तो आप ऐसा करो, मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो क्या बचा यहाँ पे मेरे को, q माइनस स्मॉल q, ठीक है, और यहाँ बचा आपका q माइनस स्मॉल q बाई 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो अब यहां से तुम देख सकते हो कि आप इसको उधर भेज दो, तो q माइनस स्मॉल q इक्वल्स टू q माइनस स्मॉल q बाई 2। ओके बच्चों, तो आप यहां से देखो कि सीधा आपका जो स्मॉल q निकल के आएगा। आप देखो ये इसके इक्वल है, दिस इज ओनली पॉसिबल कि स्मॉल q की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल Q की वैल्यू, क्योंकि कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q 0, यहाँ भी 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 बाई 2। तो यहाँ से बहुत इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ से बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये स्मॉल q की वैल्यू जो होगी ये कैपिटल Q के बराबर। आ रही बात समझ में आपको। तो ये इस तरीके से आसान क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लिख लीजिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दरअसल ये HCMA का ही क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना, उसी का क्वेश्चन है, और इसको मैंने पहले DPP में दे दिया था, फिर बाद में देखा कि HCMA में भी ये क्वेश्चन मैंने वहां भी होमवर्क में दे दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई सारी चीजें हम लोग भी सीखेंगे, आप इत्मीनान से पूरा डिस्कशन आप सुनिए। देखिए ये अपर प्लेट है, एक आप इनफाइनाइट प्लेट है और एक प्लेट नीचे है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जो था पहले प्लेट्स उसको हमने ऐसे कर दिया, ये लोअर प्लेट हो गया, ये अपर प्लेट हो गया, और इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि तुम फील्ड देख रहे हो। फील्ड आपका नीचे से ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखो
ये दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड है। पहले तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, है ना। तो सीधी सी बात है कि जब हम फील्ड के अलोंग चलते हैं तो अपने को पता है पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यूनिफॉर्म फील्ड होता है क्योंकि प्लेट इनफाइनाइट है। अब फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है तुम देख सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बाद में हम लोग रखे भी है 1000। अब मान लो लोअर प्लेट का पोटेंशियल V1 है, अपर प्लेट का पोटेंशियल V2 है ना। ये वेलोसिटी वाली V है, इससे मत कंफ्यूज होना। यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल V2, ये वेलोसिटी, ये दूसरा चीज है, वो बाद में बात करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो यहां से अगर यहां तक पहुंचते हैं तो फाइनली V2 पे पहुंचे, चले थे कहां से, V1 पे। तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस, अब ये यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन को हटा दो और सीधा लिख दो E इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, क्योंकि जिधर फील्ड है उधर ही मान के चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है। ये माइनस इसको खिला दोगे तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो ये हो गया V1 माइनस V2 जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। और सीधी सी बात है, अब ये माइनस इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस होगी, जिसको हमने यहां लिख दिया D। अब एक चीज देखो, कैपेसिटर में इसका यूज होगा। ये जो E इंटू डी है, ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आज से आप इस चीज को याद भी रखना कि दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ED। कितना बच्चों, ED। तो ED हो गया, और तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ED। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1000 दिया हुआ है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 20 वोल्ट आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। एक चीज हम लोग याद करके आप अभी से चलते हैं कि दो प्लेट के बीच, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, E इंटू डी, ED। ठीक है। और उसमें अभी कौन सा प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा, तो जिधर से फील्ड जा रहा होगा तो सीधी सी बात है फील्ड के लॉन्ग चलने पे पोटेंशियल कम होता है। तो यहां पे देखो फिलहाल फील्ड नीचे से ऊपर की ओर है, तो ऊपर वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला अपर पोटेंशियल पे। क्लियर। चलो क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट और भी बढ़िया है। क्या बोल रहा है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर फेंके। अब यहां ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर दो, ग्रेविटी के बारे में मत सोचना, क्योंकि ऐसे भी इलेक्ट्रॉन का मास तुम समझ ही रहे हो, 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। इतने पतले छोटे से मास, चींटी पे तो ग्रेविटी ढंग से एक्ट नहीं कर पाती है, इलेक्ट्रॉन पे क्या खाक करेगी। तो आप ये मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रेविटी को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट। अब जैसे देखो, लेकिन फिर भी यहां ग्रेविटी वाली बात तुम्हें याद दिलावे। अगर कोई बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, जिससे कि बॉल ऊपर तो जाता है और धीरे धीरे स्लो होके रुक जाता है। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली ऊपर फेंके हम लोग, है ना, कहां फेंके, वर्टिकली ऊपर। तो जब वर्टिकली ऊपर फेंके तो ये ऊपर जाने लगा। जब ऊपर जाने लगा भाई, तो ऊपर जाने लगा तो देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी होती है, तुम पहले भी पढ़ चुके हो। तो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि आपका फील्ड के अपोजिट चलना, यानी फील्ड के अपोजिट फोर्स लगना। तो जब तुमने इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी तो ऊपर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा नीचे, फील्ड के अपोजिट। तो जो काम ग्रेविटी करती है बॉल को रोकने में, वही काम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही होगी, किसको रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी रफ्तार स्लो होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन को देखो एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछता है with what minimum speed should electron projected from lower plate in the direction of field so that it may reach the upper plate। अब देखो अगर इसको तुमने फेंका तो ये ऊपर जाने लगेगा, कहता कम से कम, देखो बहुत तेज फेंक देंगे तब तो पहुंच ही जाएगा, तो कम से कम कितना फेंके। अगर बहुत स्लो फेंक, मैंने ये एरो जानबूझ के बनाया, अगर बहुत कम वेलोसिटी से दोगे तो पहले ही कहीं रुक जाएगा और फिर कहां जाएगा, वापस। लेकिन अपने को इस प्लेट तक पहुंचाना है, इस प्लेट तक पहुंचाना है, इसका मतलब v इक्वल टू 0 उसका हो भी तो प्लेट पे पहुंचने के बाद। तो इस तब उस केस में ये आपका नीचे
नहीं आएगा, बल्कि सीधा यहां जाके रुक जाएगा और उस प्लेट के पास पहुंच गया। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि इसकी वेलोसिटी जीरो एकदम ऊपर वाले प्लेट को टच करते समय होगी। आई बात समझ में? जस्ट उसको टच करते समय। क्लियर है? जैसे बॉल को आप फेंके तो बॉल कहीं ना कहीं तो रुकता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं ना कहीं रुका। तो वही पूछ रहा है, कम से कम बताइए। बहुत ज्यादा में तो यहां पहुंचेगा भी और टक्कर मार देगा, लेकिन हमको कम से कम निकालना है तो मान के चलेंगे पहुंचते पहुंचते जाके रुक गया। तो सीधी सी बात है, एनर्जी कंजर्व करवा लो। और कोई फोर्स तो एक्सटर्नल फेंकने के बाद कहोगे सर हम लोग फेंके सो, अरे हमारे फेंकने के बाद सिर्फ तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा है ना, जो कि कंजर्वेटिव है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का लोअर प्लेट पे इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का अपर प्लेट पे। तो देखो हमने क्या लिखा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लोअर प्लेट इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपर प्लेट। तो लोअर प्लेट पे कितनी एनर्जी है? तो लोअर प्लेट पे एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu स्क्वायर, मान लो यहां हमने किससे फेंका है, u स्क्वायर से, प्लस लोअर प्लेट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका आपको हमने बताया है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, नेगेटिव होता है, और जब हम लोग एनर्जी की बात करेंगे तो चार्ज के साइन के साथ रखेंगे। तो माइनस ई इंटू यहां का पोटेंशियल हो गया V1। ठीक, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब जब ये अपर प्लेट पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी को हमने जीरो लिख दिया, देख लो जीरो लिख दिया। और अपर प्लेट पे पोटेंशियल कितना है, V2, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी हो गया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अब एक काम करो, इसको इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया E, देखो इधर ये आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो E V1 माइनस V2, E कॉमन ले लोगे तो ये माइनस यहां रह जाएगा। सो U इक्वल्स टू, तो अंडर रूट 2E, अंडर देखो ये 2 इधर आया ना भाई, 2E V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई M। अब सब कुछ आपको पता है, V1 माइनस V2 का वैल्यू मैंने पहले 20 वोल्ट निकाल रखा है। मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। ये मास पुट कर दो यहां पे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो ये सब एकदम आराम से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। बोलो बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, अंडर रूट में 9 है तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 1.6 है, इसका 0 इसको दे दोगे 16, एकदम आराम से आप सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। चलो इसका सी पार्ट जो व्हाट्सएप पे कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा भी था, तो आप ना, मैं बता रहा हूं ना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोल ही रहा हूं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो सारा करवा रहा हूं। आप रिलैक्स होके करते जाओ, और जहां जहां चाहे वो HCV हो, NCERT हो, या उसके अलावा जो मैं जितना मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देता हूं क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी, तो आप बस करते जाओ और उन क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करो। समझ गए ना? चलो अब इसका सी पार्ट कहता है, इसी इलेक्ट्रॉन को अगर 60 डिग्री के एंगल पे फेंके तो कितना मैक्सिमम हाइट। तो याद करो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो गया। जैसे बॉल को अगर सीधा ऊपर फेंकने के बजाय किसी एंगल पे फेंकते थे तो पैराबोलिक पाथ पे चलता था। तो देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में यहां तक पहुंच गया। ओके बच्चों, तो ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में यहां तक पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा, तो सीधी सी बात है, कहता है तब H मैक्स निकालिए। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला याद कीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था? वो बताया था U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। तो वहां एक्सेलरेशन का काम कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू G। लेकिन यहां तो G नेग्लेक्ट करना है, यहां तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, तो बाकी सब वैसे ही रहेगा। U स्क्वायर देखो लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। U आपने जो ये कैलकुलेट किया है उसी U को रखना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसी U को यहां रखना है। थीटा की जगह आप क्या रखोगे 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री रख दो। सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन G की जगह कितना रखें, तो देखो हमने यहां लिख दिया कि एक्सेलरेशन जो यहां लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बाय मास, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। तो आप यहां पे E इंटू ई बाई एम रख दो। तो E इंटू ई बाई एम जब रखोगे तो तुमको E बाई एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि जब U का वैल्यू यहां रखोगे तो इसमें भी देखो E बाई एम है,
स्क्वायर होने पे, यहां भी ई बाई एम है, तो बहुत आसानी से आपका ये सब कैंसिल ही हो जाएगा और आराम से सॉल्व कर दोगे। तो सीधी सी बात है, इसमें हमने ये सीखा कि यहां पे ये पैराबोलिक पाथ पे चलेगा और एक्सेलरेशन का रोल प्ले करेगा, एक्सेलरेशन जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पैदा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, E इंटू ई बाई एम। ओके बच्चों, तो चलो इसको राइट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार इसको आप रिवाइज करना, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा टफ है, यह आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो कैसे कैसे हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखो क्या करता है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पहली बात सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और तुम यहां देखे होगे कि डायग्राम में वहां क्वेश्चन में खाली जगह है, सचमुच में ये खाली जगह है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि इसमें भी है चार्ज, तो ये पूरा एक स्फीयर है, ठीक है। मेरे को, तुम दिमाग में यही रखना कि तुम्हारा ये हुआ स्फीयर और ये एक्चुअल में स्फीयर है ना, तुमको इस खाली जगह में फील्ड पता करना है, कितना फील्ड है। तो एक काम करते हैं, पहले पूरे स्फीयर की वजह से उस जगह का पोटेंशियल निकाल लेंगे, अब फिर ये यहां जो छोटा स्फीयर बनाया है उसकी वजह से फील्ड मिला लेंगे, और जो मेन स्फीयर में से छोटा वाला अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बाकी बचे हुए की वजह से फील्ड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ऐसा काम हम सिलेंडर में कर चुके हैं, समझ गए ना। तो देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, लेकिन इसमें अगर एक छोटा वाला डाल देंगे तो ये पूरा स्फीयर बन गया, और इस पूरे स्फीयर में से ये छोटा वाला स्फीयर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यही भी मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज पता करना है कि अंदर में फील्ड होगा कि नहीं होगा, और अगर फील्ड होगा भी तो वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा या डिफरेंट। तो कम से कम 2 पॉइंट का फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर वो दोनों सेम आ जाता है इसका मतलब है कि फील्ड यूनिफॉर्म होगा, अगर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, और यदि फील्ड कहीं 0 आ गया तो 0 होगा। देखते हैं क्या होता है। तो हमने 2 पॉइंट लिया है, तो सबसे पहले बाहर वाले का बड़ा स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर माना, ध्यान से सुनते रहना, अंदर वाले का स्मॉल आर मान लिया, बड़े वाले सेंटर और छोटे वाले के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने x, और 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट छोटे वाले के सेंटर पे लिया है और एक छोटे वाले के सरकमफेरेंस पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 2 पे जानना चाहते हैं कि फील्ड कितना है ना। तो नंबर 2 पे अगर तुम बचे हुए मतलब ये निकलने के बाद वाले की वजह से अगर फील्ड जानना चाहते हो तो पहले पूरे की वजह से नंबर 2 पे निकालो, फिर छोटे वाले की वजह से नंबर 2 पे निकालो, और उसमें से उसको घटा लो, मतलब कि होल स्फीयर, देखो E2 इक्वल टू हो जाएगा होल स्फीयर माइनस स्मॉल स्फीयर। तो आपको E2 कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलते हैं, तो E2 निकालते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, तो देखो पूरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से फॉर्मूला याद करो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, याद होगा फॉर्मूला अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो यहां से x क्या होता है, सेंटर से दूरी, तो पॉइंट नंबर 2 का डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना हो गया, x प्लस r। तो देखो x प्लस r लिख दिया, चार्ज नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं चार्ज डेंसिटी रो मान लेते हैं, तो q की जगह लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम कितना है, पूरा इस पर मान के चल रहे हैं पहले, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया q, ये हो गया x का रोल कौन प्ले कर दिया, x प्लस r, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस का q। क्लियर। चलो माइनस छोटे वाले की वजह से, तो छोटे वाले पे कितना चार्ज होगा भाई, तो डेंसिटी तो वही मानेंगे उसका, तो रो इंटू उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और इसके लिए जो देखो कितना डिस्टेंस पे है, सरफेस पे है, तो सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, तो सरफेस पे फॉर्मूला होता था q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो देखो इसके लिए हमने लिख दिया यहां पे r स्क्वायर, ओके, क्योंकि इसके लिए छोटे वाले के लिए तो नंबर 2 पॉइंट सरफेस का है, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब कैंसिल करो, 4 पाई r क्यूब, इसमें तो सब कैंसिल हो गया, रो x प्लस r बाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहां पे क्या कैंसिल हो गया, नीचे में 3 है, 4 पाई सब कैंसिल हो गया, इसमें एक r ऊपर बच गया, ठीक है, और नीचे में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब जब इसको ऐड करोगे तो E2 पे जो फील्ड निकल के आया, कितना निकल के आया, रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे फील्ड नॉन जीरो आया, तो अंदर में कुछ ना कुछ फील्ड तो होगा नॉन जीरो। अब पॉइंट नंबर 1 का देखते हैं, ये एकदम आसान है। पहले 1 का अगर मैं बताता तो आपको बहुत इजी लगता है, इसलिए मैंने 2 डिफिकल्ट वाला होता है। 1 का तो बहुत आसान है। पॉइंट 1 का दूरी यहां से कितना है, x। तो नंबर 1 के वजह से, यानी कि पूरे स्फीयर की वजह से हो गया, फिर वही फॉर्मूला, बस x प्लस r की जगह हमने क्या लिख दिया, x। क्लियर है। लेकिन नंबर छोटे वाले स्फीयर के लिए ये सेंटर का पॉइंट है, तो नॉन कंडक्टिंग में तुम्हें याद होगा किसी स्फीयर की वजह से उसके सेंटर फील्ड क्या होता है, 0। तो यहां ये वाला फैक्टर लिखाएगा ही नहीं, सिर्फ जो इसकी वजह से होगा वही हम लोग यहां पे लिखेंगे। दूसरा फील्ड क्या हो गया, 0। अब कैंसिल करके देखो, ये भी आपका आया रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब चाहे इस पॉइंट पे देखो चाहे इस पॉइंट पे देखो, जब 2 पॉइंट पे आपका फील्ड यूनिफॉर्म आ गया तो आप दिमाग लगा के, अब यहां तुम लोग के पास इतना फुर्सत है नहीं, आप चाहो तो यहां भी कोई पॉइंट लेके निकाल सकते हो। हर बार आपको देखना फील्ड आएगा रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे फील्ड एक तो नॉन जीरो होगा और यूनिफॉर्म होगा। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको दिमाग लगाना था। इसके पहले वाला शायद छूट गया, 8 नंबर में, उसको भी सॉल्व कर देता हूं, इसको लिख लो पहले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ खास नहीं है। देखो 2 चार्ज है Q एंड Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, मान लेते हैं हम लोग। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मान लो F है, तो F इक्वल टू Q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फोर्स हो गया F Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इस प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि 50% चार्ज जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया गया। तो मान लो Q का 50% कितना हुआ, Q/2। तो Q/2 निकाल के इसको दे दोगे तो इस पे हो गया 3Q/2, उस पे कितना हो गया Q/2। तो अब देखो F डैश हो गया K इंटू Q इंटू Q, तो 3Q/2 इंटू Q/2। तो अल्टीमेटली F डैश हो गया 3KQ स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो पुराना फोर्स है, तो ऑटोमेटिकली F डैश कितना हो गया बच्चों, 3F/4। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आप सभी से बन गया होगा। तो चलो ये तो हो गया अपना डीपीपी। अब हम लोग शुरू करते हैं HC वर्मा। ओके, तो बच्चों अब हम लोग HCV का क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, शायद पेज नंबर 122 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखो ऐसे प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट है, कितना बनाओगे, देख रहे हो कितना हम सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि जितना मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, जितना मैंने बताया है, डीपीपी इधर उधर, HCV, इसके बाद NCERT, इतना कोई तो बैठ कर रिवाइज करो ना भाई, यही बहुत है। समझ गए ना, रिवीजन ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना है, समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। ऐसा क्वेश्चन याद करो, हम लोग लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5-6 में ही कर चुके हैं, है ना। इस पे 2-3 टाइप के प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग। तो यहां पे क्या है बच्चों कि एक स्ट्रिंग से इधर भी +Q है, इधर भी आपका +Q है, ठीक है। तो +Q है, +Q चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों का चार्ज आइडेंटिकल है और दोनों का मास भी क्या है आपका, आइडेंटिकल। चार्ज भी आइडेंटिकल और मास भी क्या है बच्चों, आइडेंटिकल। तो अब क्या बोल रहा है कि टोटल एंगल है इनके बीच का 2θ। तो अगर मास सेम है, चार्ज भी सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये जो टोटल एंगल 2θ है, तो सिमेट्रिकली हम पक्का बोल सकते हैं कि वर्टिकल से ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा और ये भी थीटा। पहली बात तो ये होगी कि ये दोनों एंगल थीटा होगा। इस सिमेट्री का वजह है दोनों का मास सेम होना। मास और थीटा में क्या रिलेशन है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, लेक्चर नंबर 5-6 पे ही जाके देखना आप। चलो, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है x, मान लेते हैं।
अब ये x कैसे निकलेगा? तो सीधी सी बात है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में चलो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में चले तो ये है आपका L और ये है एंगल थीटा। तो भैया ऐसा है कि ये आधा ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का यहां से लेके यहां तक, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, किधर भी लो, तो ये हो जाएगा L sin थीटा, ये भी L sin थीटा। तो x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2L sin थीटा। अब फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेंगे। देखो Fe इधर भी लग गया, इस पे भी क्या लग गया आपका? Fe। इसके अलावे इस पे नीचे mg और इस पे भी नीचे mg, दोनों पे लग गया mg। और इसके अलावे यहां पे टेंशन T और यहां पे भी टेंशन T। तो किसी एक बॉल के लिए ही काम कर लो। अगर टेंशन T लग रहा है तो T का एक कंपोनेंट ऊपर टूटा T cos थीटा, नीचे आया mg। T का इधर कंपोनेंट टूटा T sin थीटा और इधर आया Fe। तो अब देखो T sin थीटा Fe को क्या किए हुए है? बैलेंस। T sin थीटा किसको बैलेंस किए हुए है? Fe को। T sin थीटा किसको बैलेंस किए हुए है? Fe को। तो T sin थीटा इक्वल टू Fe। चलो T sin थीटा इक्वल टू Fe और T cos थीटा जो वर्टिकल लग रहा है, ये क्या है बच्चों? T cos थीटा। नीचे क्या लग रहा है? mg। T cos थीटा किसको बैलेंस किया हुआ है? mg को। तो T sin थीटा इक्वल टू Fe और T cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? mg। इसने हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर लिया, इसने वर्टिकल। अब 1/2 कर दोगे तो टी कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा Fe इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg। तो tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखो कैसे लिखेंगे, दोनों का चार्ज q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2L sin थीटा, तो 2L sin स्क्वायर थीटा। और mg नीचे में है तो देखो mg नीचे में ही आ जाएगा यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? अब कुछ नहीं करना है, आपको तो मास निकालना है, तो मास को इधर ले आओ, बाकी को उधर भेज दो। अब इसको बस जस्ट एडजस्ट कर लो सबको, 1/tan थीटा को ऊपर कर लिए तो cot थीटा आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ये भी हम लोग कई बार अलग अलग तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना? फिर भी मैंने इसको आपको दे दिया था जानबूझ के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो यहां एक चार्ज प्लस q है और दूसरा प्लस 2q। ये दोनों चार्ज आपका फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन बीच वाला चार्ज जो है माइनस q, उसको क्लैंप करना है। कहोगे माइनस q तो दिया हुआ नहीं है। अरे ये तो दिया हुआ है ना कि ये दोनों चार्ज रेस्ट में इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इसको रोकने के लिए कोई अट्रैक्ट करने वाला चार्ज चाहिए। तो अट्रैक्ट करने के लिए मेरे को लगाना पड़ेगा ना नेगेटिव चार्ज, तो मैंने नेगेटिव बीच में लगा दिया। अब देखो 2q ने इसको F1 से रिपेल किया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से q ने भी उसको F1 से रिपेल किया। तो इसको रेस्ट में रहने के लिए माइनस q इसके ऊपर लगाएगा F2 और ये माइनस q इसके ऊपर लगाएगा F3। अगर रेस्ट में है तो यहां F1 इक्वल्स टू F2 होगा और इस केस में F1 इक्वल्स टू F3 होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है d, मान लेते हैं स्मॉल q से डिस्टेंस कितना है x, तो ऑटोमेटिकली दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया? d माइनस x। तो सबसे पहले आप F1 निकाल लो, तो F1 इन दोनों के बीच में, तो क्या हो गया? k इंटू स्मॉल q इंटू 2q डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d, तो क्या हो गया आपका? d स्क्वायर। ओके, F2 कितना होगा बच्चों? तो F2 ये क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? तो ये नेगेटिव चार्ज। तो क्या लिखेंगे? k इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q और ये डिस्टेंस कितना है? x, तो नीचे में क्या डिवाइड कर दिया हमने? x स्क्वायर से। तो F1 वो हो गया, F2 ये हो गया। F3 कितना होगा बच्चों? तो F3 जो देखो F3 इन दोनों के बीच लग रहा है, k इंटू q इंटू 2q अपॉन d माइनस x का स्क्वायर। ये q को साइन के बिना पुट करेंगे क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या है कि कैपिटल Q भी पता नहीं है और ये x भी नहीं पता है, तो दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए, एकदम आराम से आ जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे? F1 और F2 को इक्वल करेंगे, फिर हम लोग F1 और F3 को इक्वल करेंगे। तो यहां देखो हमने क्या किया है? F1 और F2 को इक्वल किया। ओके, तो Q इक्वल्स टू दिस, एक इक्वेशन आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पे मैंने क्या किया है? F3 और F1 को इक्वल किया, F3 और F1 को, तो फिर से एक इक्वेशन आ गया।
अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो यहां से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अननोन बचेगा x। तो एक बार x कैलकुलेट हो जाएगा, और जैसे ही x कैलकुलेट हुआ, किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू दे दो तो कैपिटल Q भी निकल जाएगा। तो कहीं से मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो जिनसे बन गया वो ठीक है, जिनसे नहीं बना वो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 थोड़ा आपको कैलकुलेशन में टफ लगेगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशंस को हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ये आप इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर में जाके देखो, समझ गए ना। तो वहां पे क्या था ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और आज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बस इतना का फर्क है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो कैपिटल Q चार्ज है ना, और दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है d, और इसके बाइसेक्टर के अलोंग एक चार्ज रख दिया गया है स्मॉल q। अब मान लो कि हमने बाइसेक्टर मतलब बीच वाले पॉइंट से, मैंने मान लिया कि यहां से x पॉइंट पे है, तो ये प्लस q चार्ज इस प्लस q को रिपेल किया f से, ये प्लस q इस प्लस q को रिपेल किया f से, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, ये डिस्टेंस भी दोनों का r क्या होगा, सेम। इस एंगल को अगर थीटा मानोगे तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल होगा थीटा। तो ऑटोमेटिकली वहां से आपका जो है फोर्स का देखो, एक कंपोनेंट ऊपर टूटा F cos थीटा, इधर टूटा F sin थीटा, इधर कंपोनेंट टूटा F cos थीटा, इधर टूटा F sin थीटा। जो F sin थीटा है वो F sin थीटा को क्या कर दिया, कैंसिल। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना बचा, 2F cos थीटा। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलो अब ये डिस्टेंस r कैसे निकलेगा भाई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में तुम देखो r इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो r आ गया। थीटा देखो, थीटा तो cos थीटा इक्वल टू x बेस अपॉन r, x अपॉन r का वैल्यू तो यहां हमने रख ही दिया है। तो जब साइन थीटा कैंसिल हो गया तो नेट फोर्स क्या बचा, तो नेट फोर्स आपका क्या बचा, 2F cos थीटा, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है। तो नेट फोर्स जो इस पे आ रहा है 2F cos थीटा। तो नेट फोर्स इक्वल टू 2F। F कैसे लिखोगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो आप लगा दो कूलम लॉ, ये 2 यहां 2 आ गया, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r स्क्वायर। अब cos थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं x बाई r, जो कि देखो यहाँ x बाई r है। अब आप क्या करो, r का वैल्यू रख दो, तो r क्या है आपका अंडर रूट दिस, तो r इंटू r का पावर 3 और r के पावर 3 को हम लोग, और r खुद इसका पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा 3/2। नहीं समझे बात को, r जो है इसका पावर हाफ और r का पावर 3 करोगे तो हाफ का पावर 3 तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। अब तुम गौर करना कि ये जो फोर्स है ये किसका फंक्शन आ रहा है, x का। किसका आ रहा है, f का। तो आपको बोल रहा है कि नेट फोर्स मैक्सिमम कितना x कितना डिस्टेंस पे होगा। तो आप याद करो सेम क्वेश्चन रिंग वाले में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट किया था कि फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू याद करो आया था r/√2। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बेकार है खाली पढ़ना, समझ गए ना। कभी कभी क्योंकि सामने में तो तुम हो नहीं, अदरवाइज मैं तुम्हें सामने में क्वेश्चन पूछ के तुम्हें डांटता मैं कि क्या याद किए हो अभी तक इतना जो पढ़ाया है। तो अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो ना बाबू, तो बैठ के खाली इकट्ठा करते चले जाओ कि इतना नोट्स हो गया मेरा, ये हो गया वो हो गया। रिवीजन करो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आप देखो उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे किसके रिस्पेक्ट में, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता था। और तब मैक्सिमा या मिनिमा का केस कभी भी आएगा तो आप यही करो, और जिसको मैक्सिमा मिनिमा या डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, अभी 11th वाला लेक्चर देख लो, मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर देख लो, इतना बढ़िया तो सुविधा है तुम्हारे पास। अगर अभी दिक्कत है तो अभी जाके देख लो। तो बच्चों देखो फोर्स यहाँ किसका फंक्शन है, x का। अगर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यू हैव टू डिफरेंशिएट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको किसके बराबर पुट कर दो, 0, जो काम पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो f की जगह ये पूरा रखो, देखो इतना वाला चीज रख दिया इक्वल टू 0। अब खाली कैलकुलेशन है। तो देखो
कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, ये सब को बाहर निकालोगे, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो उसका काम ही खत्म हो गया। अब ऊपर में ये x u का रोल प्ले करेगा और नीचे में v का, तो u बाई v का डिफरेंशिएशन तो तुम्हें पता है, नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखो, है कि नहीं, उस पर हम लोग यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, सब कुछ बताया हुआ है, डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लो। तो उसमें हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर को आगे रखे पहले, और जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट किए, फिर न्यूमरेटर आगे आ गया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किए, अब पूरे को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए, लेकिन डिवाइड करने वाला मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उधर जीरो है, तो ये जाके मल्टीप्लाई होके जीरो तो हो ही जाएगा, इसलिए उसको लिखने का यहां जरूरत नहीं है। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई dx तो 1 हो गया, तो ये पूरा इधर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर सकते हैं या स्पेशल थ्योरम से। अगर स्पेशल थ्योरम नंबर 3 में दिक्कत है समझने में तो फिर मैं वही बोलूंगा जाके सीखो, और अदरवाइज मैंने रिंग वाले में तो एक बार किया भी है, इसलिए मैं यहाँ इसको डिटेल करने की वजह में जो बार बार एक ही चीज को तो नहीं बोलूंगा ना, आप जाके देख लो। तो देखो यहाँ पे x की जगह x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन जो है बच्चों वो आएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, पावर में से एक घटा, इंटू कॉफिशिएंट 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन 0 और 2x। कैसे हुआ डिटेल के लिए कृपया रिंग वाला प्रॉब्लम देखें अथवा 11th का लेक्चर देख लो। तो उसके बाद देखो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद यहां पे x का वैल्यू d/2√2 आया। दरअसल ये प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस में आएगा, इसका मतलब है कि यहां से ऊपर भी ये चीज मिल सकता है और यहां से नीचे भी। क्लियर है? तो x के इस वैल्यू के लिए आपका फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। अब वो एग्जैक्टली वो फोर्स कितना मैक्सिमम होगा वो चाहिए, तो आपने जो x का वैल्यू निकाला है उसको यहां जाके पुट कर दो, यहां भी ऊपर भी x पुट कर दो, यहां भी x पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। आई बात, एक आंसर तो मैंने निकाल दिया है, और फोर्स वाले के लिए आपको यहां से x को उठा के जाके रख देना होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो, और कल हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 एचसी वर्मा की, वो दोनों चैप्टर का, गॉस का भी और पहला जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला था उसका भी, 2 चैप्टर का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो वो अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी वाला है, तो वेडनेसडे को हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे, और मान लो कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, और थर्सडे को एनसीईआरटी, फिर फ्राइडे को आपका कैपेसिटर, इस तरीके से एनसीईआरटी भी साथ में चलता रहेगा, क्योंकि लगातार फिर मैं प्रॉब्लम करवाता रहूंगा तो फिर तुम बोर होने लगोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज इतना कर लो, इसको लिख लो और अच्छे से पढ़ाई करो भाई। एक बात समझो, केवल इकट्ठा करते जाओ, लेक्चर इकट्ठा करते जाओ, क्या दिक्कत है, पूरा एकदम लेक्चर तुम्हारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। वही तो आधे बच्चों का तो यही मकसद होता है कि बैठ के हमको कुछ, हम पढ़ रहे हैं या ना पढ़े, अधिकांश का मेंटलिटी यही है, हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, और खुद कितना याद है इसका कोई पता नहीं है, तो इसलिए याद करो, तुम पढ़ो, पास में नोट्स होना चाहिए, और वो नोट तुमको दिमाग में याद भी होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो इतना कर लो। और हाँ, सिलेबस में जो चेंजेज आए हैं उसके ऊपर भी मैं एक दिन बात करूंगा, एक बार मैं बढ़िया से एसेस कर लूं क्या है नहीं है, ताकि बहुत लोग के दिमाग में मेरे पास क्वेश्चन आता रहता है कि सर क्या सिलेबस चेंज हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा बताइए। तो ठीक है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ ना। अब उसमें सीबीएसई बोर्ड ने चेंज किया है, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड चेंज करेगा या नहीं करेगा, कंपटीशन में चेंज होगा नहीं होगा, ढेर सारी चीजें हैं, है ना। तो अभी पढ़ो ना, अभी हम लोग थोड़ी जो पढ़ रहे हैं इसमें, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें से कोई कटिंग नहीं है। एक कटिंग है वो स्फेयर वाला है एक जगह, वो पोटेंशियल का, तो उसकी बात है, लेकिन पूरा गॉस पढ़ना ही है। अभी जो आप पढ़ रहे हो पूरा पढ़ना है, इसमें कोई कटिंग नहीं है सिवाय वो स्फेयर का डेरिवेशन छोड़ के। लेकिन बात वही है कि स्फेयर फिर कंपटीशन भी तो आपको देना है, तो इसलिए अभी आप आराम से पढ़ो, मैं वो कर लूँ, मैं समय आने पे मैं वो आपको ढंग से पूरे को एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना दिमाग ना सिर्फ पढ़ाई करने में लगाओ, समझे बात को? ठीक।